आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 4.1 प्रश्न नंबर 2 का भाग 3 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 2 का भाग 3 में आपको दिया गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो प्रश्न को समझिएगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाइएगा। तो आपसे क्या बोला कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो किससे बड़ी है? रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। कौन? रोहन की माँ। उसके आगे बोला कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब होता है बाद, 360 हो जाएगी। इसका मतलब याद रखिएगा कि पश्चात मतलब क्या होता है? बाद होता है। 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग एक ही लाइन को पढ़ते हैं उसमें, और जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो इसमें कहा कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो किससे बड़ी है? रोहन से बड़ी है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि मान लिया कि, तो रोहन से ना उसकी माँ बड़ी है। तो मान लेंगे कि रोहन की वर्तमान आयु रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष। क्या माने कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष। अब लिखेंगे रोहन की माँ की वर्तमान आयु। तो रोहन की माँ का वर्तमान आयु। तो आपसे प्रश्न में बोला था ना कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन से बड़ी है, तो रोहन आपका एक्स था, तो उसकी माँ कितनी बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। तो बड़ा ना है, तो इसमें 26 वर्ष क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो आपका हो गया एक्स प्लस 26 वर्ष। तो रोहन का वर्तमान आयु हो गया आपका x वर्ष, और रोहन की माँ का वर्तमान आयु हो गया x प्लस 26 वर्ष। उसके आगे बोला कि उनकी आयु का गुणनफल। तो किनकी आयु का गुणनफल? तो रोहन की आयु और रोहन की माँ की आयु का गुणनफल। क्या आपसे बोला कि उनकी आयु का गुणनफल। तो इसको लाइन को समझना है कि किनकी आयु का गुणनफल। तो रोहन की आयु और रोहन की माँ की वर्तमान आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाता है? 360 हो जाएगी। तो कितना वर्ष बाद? 3 वर्ष पश्चात पर लिखेंगे। तो लिखेंगे कि 3 वर्ष पश्चात। इसका पश्चात मतलब होता है बाद, आप याद रखिएगा। तो 3 साल बाद इसको क्या बोलेंगे? 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे कि रोहन की आयु। तो रोहन की आयु कितना है? रोहन की आयु आपका x वर्ष है। तो 3 वर्ष बाद मतलब कितना? मानिए कि अभी आपका 10 साल उम्र है। अभी आपका कितना उम्र है? मानिए कि आपका 10 साल उम्र है। तो अभी से 3 साल बाद आपका कितना उम्र हो जाएगा? तो 10 प्लस 3 मतलब 13 वर्ष आपका हो जाएगा। तो उसी प्रकार 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितना हो जाएगा? x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x प्लस 3 वर्ष। जब रोहन का आयु बढ़ेगा तो रोहन की माँ का आयु भी बढ़ेगा। जब रोहन की आयु बढ़ेगा तो रोहन की माँ की आयु भी बढ़ेगा। तो हम लिखेंगे कि रोहन की माँ का आयु। तो रोहन की माँ की आयु कितना था? रोहन की माँ की आयु था आपका x प्लस 26 वर्ष। x प्लस 26 वर्ष, तो 3 वर्ष बाद रोहन की भी आयु में 3 वर्ष जोड़ेंगे, और रोहन की माँ की भी आयु का में 3 वर्ष जोड़ेंगे। क्योंकि जब भी आयु बढ़ता है तो दोनों का बढ़ेगा। माँ का बढ़ेगा तो बेटा का भी उम्र बढ़ेगा, और बेटा का उम्र बढ़ेगा तो माँ का भी उम्र बढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा? वर्ष लिखिए। तो आपका कितना हो जाएगा? x, और 26 प्लस कितना हो जाएगा? 29 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 29 वर्ष। अब प्रश्न में आइए। प्रश्न में आपको क्या बोला था कि उनकी आयु का गुणनफल। तो किनकी आयु? रोहन की आयु और रोहन की माँ की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाता है? 360। तो लिखेंगे अब रोहन की 3 वर्ष बाद कितना आयु है? x प्लस 3 वर्ष है। तो x प्लस 3 लिखिए। और रोहन की माँ की आयु कितना है? x प्लस 29 वर्ष है। तो आपसे बोला ना कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो दोनों का गुणनफल कितना हो गया? दोनों का गुणनफल आपका 360 होगा। ये दोनों हम लोग इसलिए के लिए क्योंकि आपसे बोला था कि 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी, इसलिए हम लोग 3 वर्ष बाद वाला लिया है।
अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है? सॉल्व करने का तरीका यही है कि देखिए आपका दोनों मल्टीप्लाई के रूप में कि x+3 इंटू x+29, तो पहला उठेगा, इससे भी गुना करेगा और इससे भी गुना करेगा। ये पहला उठेगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक उसी प्रकार ये उठेगा, ये दोनों से मल्टीप्लाई करेगा। तो चलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका x² हो जाएगा। जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², इसके पीछे प्लस, इसके पीछे प्लस, तो प्लस x को जब 29 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 29x हो जाएगा। उसके बाद 3 उठेगा, दोनों से मल्टीप्लाई करेगा तो 3, इसके पीछे भी प्लस, इसके पीछे भी प्लस, तो प्लस लिखिए। 3 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3x प्लस 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 हो जाएगा। और 29 को 3 से गुना करेंगे तो 9 3 के 27 और 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा, तो 87 हो गया। इक्वल टू कितना है? 360। अब इसके बाद क्या करते हैं कि x², अब प्लस में 29 और प्लस में 3, तो कितना हो जाएगा आपका? प्लस में आपका 32 हो जाएगा, मतलब 32x। उसका प्लस में 87 है तो 87 लिखिए। इक्वल टू के इधर आपका 360 है, तो 360 कच्ची में है, प्लस में है, तो इक्वल टू के इधर लाने का क्या तरीका है कि प्लस में रहेगा तो माइनस में ले आएंगे और माइनस में रहेगा तो प्लस में ले आएंगे। तो प्लस में है तो इसको हम लोग माइनस में लेकर चलाएंगे, तो माइनस में 360 इक्वल टू 0। यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। तो x² प्लस में 32x और 87 माइनस 360। जब 360 में से 87 घटाइए, 360 में से हम लोग कितना घटाएंगे? 87, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस कीजिए। तो 10 में से 7 गया तो 3 और 15 में से 8 जाएगा तो आपका बच जाएगा 7। ये आपका कितना हो गया? ये आपका 2 बच गया, तो 273। अब माइनस प्लस लगाइए। देख रहे हैं कि छोटका के पीछे प्लस और बड़का के पीछे माइनस, तो बड़का के पीछे जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह लगाते हैं, तो बड़का के पीछे माइनस तो माइनस लगा देंगे। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो गया। तो आपसे क्या बोला था कि रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो इसके नीचे हम लिखेंगे जहाँ x, तो x कच्ची में वर्ष में रोहन की वर्तमान आयु है। क्या है? जहाँ x रोहन की वर्तमान आयु है। तो प्रश्न नंबर 2 में आपका सबसे पहले प्रश्न में आपको दिया था कि इधर 2 का आपका पार्ट 3 को सॉल्व कर रहे हैं। तो 2 में आपको दिया गया था, प्रश्न में आपको बोला था, क्या बोला था कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करें। क्या बोला था कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करें। तो देखिए यही ना आपका द्विघात समीकरण है। इसका हाईएस्ट पावर कितना है? पहले तो आपको बताते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है कि ax² और प्लस में bx + c इक्वल टू 0। आपको समझने के लिए आपका व्यापक रूप है द्विघात समीकरण का। तो देख रहे हैं कि सेम फोटो आपका ये वाला है, तो क्या है इसमें भी हाईएस्ट पावर कितना है? हाईएस्ट पावर 2 है। तो यदि हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो ये आपका क्या है? द्विघात समीकरण हो गया। तो हमको प्रश्न में यही ना बोला था कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करे, तो यही आपका क्या होगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या हो? इसको ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप बाद में इसको आराम से नोट्स कर सके और अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।